अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। एचआरटीसी के चालकों परिचालकों के ओवर टाइम और रात्रि भत्ते के लिए सरकार ने 4.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसको लेकर सीएम ने कहा कि पिछले लगभग 3 वर्षों से एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों को उनके भत्तों का भुगतान नहीं किया गया था। अब प्रदेश सरकार ने ये राशि आवंटित कर अपने वायदों को पूरा करने की प्रतिबद्धता निभाई है। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लाहौल स्पीति के लिए सुक्खू सरकार ने केंद्र सरकार को 500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा है। ये बजट जिले में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके अलावा दालंग गांव में 22 करोड़ रुपए की पर्यटन परियोजना प्रगति पर है, जो पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य सरकार इस जनजातीय जिले को हिमाचल में एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। एक और अहम खबर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के टूटू में श्री कामनापूर्ण गौशाला का निरीक्षण किया और इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में संचालन समिति से जानकारी हासिल की। इस दौरान सीएम ने गौशाला में गायों को चारा भी खिलाया। दरअसल मुख्यमंत्री आज सुबह कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे से जबलहट्टी एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान टूटू में गौशाला के समीप खड़े कुछ लोगों को देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवा दिया और फिर गौशाला में गायों के बीच पहुंच गए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी का महा जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है। हिमाचल में अलग अलग जिलों में सीनियर लीडरों ने इसकी शुरुआत की है। राजधानी शिमला की अगर बात करें तो यहां पूर्व अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने अभियान का शुभारंभ किया है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सोलन में, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में और पूर्व सीएम धूमल ने हमीरपुर में अभियान को लॉन्च किया। इस अभियान में बीजेपी मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता को बताएगी। संपर्क से समर्थन, यानी कि हमारे समाज में ऐसे प्रबुद्ध लोग जिनके समाज में एक बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है, उनकी पहचान है, उनका सम्मान है, ऐसे लोगों के साथ 9 वर्ष की जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनका भी हम जिक्र करने के लिए जाएंगे और उसके साथ साथ में उनके सहयोग के लिए भी अपील करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 ऐसे परिवार चिन्हित किए हैं जिनसे व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नेतागण उनके निवास पर जाकर के उनसे मिलेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का वर्णन चित्रण उनके सामने रखेंगे और इसके बाद हर घर अभियान वो शुरू होगा। 8 लाख परिवारों में जाकर के मोदी जी का गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन यह संदेश पहुंचाने में 75,000 कार्यकर्ता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। पूरे प्रदेश भर में महा जनसंपर्क अभियान इसकी शुरुआत हो रही है। आज से अभियान 30 जून तक चलने वाला है, जिसमें कि केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष के जो ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है और 9 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं, आम जन को उसके बारे में जानकारी हो, आम व्यक्ति तक उन योजनाओं को हम पहुंचा सकें। शिमला में भी कई प्रमुख लोगों से मिलने का हमारा आज का कार्यक्रम है। हर पार्लियामेंट में 1000 लोगों से मिलना और अनेक कार्यक्रम इस प्रकार के प्रबुद्ध जनों से मिलने का कार्यक्रम, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, साथ ही साथ
व्यापारी सम्मेलन, इन्फ्लुएंसर्स मीट, सभी मोर्चों की बैठक और अनेक ऐसे कार्यक्रम जो है इस 1 महीने में रहने वाले हैं। और 20 जून से लेकर 30 जून तक सघन डोर टू डोर, घर घर जाकर जो है संपर्क किया जाएगा। ऐसा करके हमारा अभियान आज से शुरू हो रहा है। पार्टी ने निर्णय लिया है कि सारे देश में, जैसे आपने कहा, महासंपर्क जनसंपर्क अभियान आज से प्रारंभ किया जाए। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का ये पहला कार्यक्रम है। इस संपर्क अभियान के माध्यम से हम देश भर के बुद्धिजीवियों को, वरिष्ठ नागरिकों को, समाज में प्रतिष्ठित लोगों को, समाज के विभिन्न वर्गों में जिन्होंने शानदार काम किया उन लोगों को संपर्क कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र उनके साथ कर रहे हैं। नूरपुर में महाजनसंपर्क अभियान का शुभारंभ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर ने किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री राकेश पठानिया, कांगड़ा बैंक के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज, इंदौरा विधानसभा की पूर्व विधायक रीता धीमान, ज्वाली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी संजय गुलेरिया और फतेहपुर विधानसभा से पूर्व में रहे भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर उपस्थित रहे। अभियान के तहत नूरपुर में बीजेपी ने 5 लाख विशिष्ट परिवारों से संपर्क करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि पिछले 9 वर्षों में जो ऐतिहासिक कार्य मोदी जी ने किए हैं देश में, उनका प्रचार प्रसार आम जनमानस के माध्यम से किया जाए। और उसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने एक महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है, जो कि 30 मई 2023 से शुरू होकर 30 जून 2023 को खत्म होगा, जिसके माध्यम से पूरे देश में पार्टी ने ये लक्ष्य तय किया है कि 5 लाख विशिष्ट परिवारों के साथ जो है संपर्क साधा जाएगा और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र पर 1000 विशिष्ट परिवारों से और प्रत्येक मंडल पर 60 विशिष्ट परिवारों से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है घर घर जाकर जो है वो जनसंपर्क अभियान को चलाएगी और मोदी जी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेगी। इस तरह बिलासपुर में भी महाजनसंपर्क अभियान का आगाज हो गया है। यहाँ गुरुद्वारा चौक पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने अभियान की शुरुआत की है। सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को 9 वर्ष की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया है, जिसकी आज जिला बिलासपुर में भी लॉन्चिंग हुई है और पूरे प्रदेश में और देश में आज से इसकी लॉन्चिंग हो रही है। इसके तहत हम आज जितने भी विधानसभा पर, जिला मुख्यालय के ऊपर प्रभावशाली व्यक्तित्व जो हैं उनसे मिलने का हमारा अभियान है, कार्यक्रम है। कुल्लू में महाजनसंपर्क अभियान के तहत 1000 सेवानिवृत्त अधिकारियों से संपर्क का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के दौरान बीजेपी नेता 2024 में फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनाने की अपील करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की उपलब्धियां और उसकी पॉलिसीज के बारे में जानकारी देना और 2024 का जो चुनाव लोकसभा का होने वाला है उसमें फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए निवेदन करना, समर्थन और सहयोग की अपील करना, ये कार्यक्रम रखा गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 26/11 मुंबई हमले को लेकर पूर्व की यूपीए सरकार पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमले के दौरान उस समय की सरकार साइलेंट मोड में चली गई थी। अनेकों चीजें बता सकता हूं मित्रों, लेकिन मुंबई में हूं। मुंबई वालों 26/11 भूले तो नहीं? क्योंकि सुरक्षा के बिना कुछ नहीं। 26/11 का हमला मुंबई में हुआ तो उस समय की सरकार मौन हो गई, साइलेंट मोड पे चली गई, कुछ नहीं कर पाई, कमजोर दिखी। आज की सरकार साइलेंट मोड पे नहीं,
स्ट्राइकिंग मोड पे जाती है, चाहे सर्जिकल हो या एयर स्ट्राइक हो। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरौली उपमंडल मुख्यालय पर करीब 6 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बनने वाले जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह का शिलान्यास किया। इस 3 मंजिला विश्राम गृह भवन में करीब 15 कमरे बनाए जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा, भाजपा का दौर खत्म हो चुका है और गुजरा जमाना कभी वापस नहीं आता। कांग्रेस की राजनीति विकास की राजनीति रही है, इसी के दम पर मौजूदा सरकार 5 साल पूरे करेगी। हमारी राजनीति विकास की राजनीति है। हनीमून पीरियड इज़ ओवर नाउ। 6 मंथ्स हो गए, जो भी हनीमून पीरियड था वो ओवर है। अब सिर्फ काम का टाइम है। अब काम शुरू हो गया, आज से लगातार काम और सारा प्लान हो गया। पूरे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो भी सारे प्लान हो गए और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट है वो भी प्लान हो गई। हरौली आप देखिए, ये छोटा हमारी जो नगरी है, यहाँ पे कॉलेज बन रहा है, नहीं बना पाए, नई कैंपस थ्रू कर पाए। आपने देखा हमारे कैंपस की जो चारद्वारी कर रहे हैं। एक बेहतरीन कॉलेज हरौली के अंदर बन के तैयार होने जा रहा है। एक बेहतरीन सर्किट हाउस हरौली के बीच में बन के तैयार हो रहा है। एक बेहतरीन स्टेडियम जो है हरौली स्कूल में शुरू हो रहा है। यहाँ पे सुबौना में रिग लगनी है इसी गांव में, उसके लिए सारी सैंक्शंस हमने दे दी हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कूटलेहड़ के जड़हेटी में बस में यात्रा कर लोगों की समस्याएं जानी। इस दौरान डिप्टी सीएम ने करीब 5 किलोमीटर की यात्रा बस से की। दरअसल उप मुख्यमंत्री के पिपलू मेले में शामिल होकर वापस ऊना आ रहे थे। किसी दौरान उन्होंने अपने काफिले को बीच में रोककर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में यात्रा की। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के मामले में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि सरकार पहलवानों की आवाज नहीं सुन रही है। महिला कुश्ती खिलाड़ी जो पिछले 5 महीने से जंतर मंतर पर अपनी आवाज उठा रहे थे, किस तरह से उनको पीटा गया, घसीटा गया, वो किस तरह से अपनी गुहार लगा रही थी। लेकिन ये जो गूंगी बहरी सरकार है, ये उनकी आवाज को नहीं सुन रही थी। उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। 35 दिनों से लगातार वो कह रही है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारी आवाज को सुना जाए, लेकिन उन्होंने इनकी आवाज को सुनना तो दूर की बात, उन्होंने जहमत नहीं उठाई कि एक बार जाकर उनसे कोई मिलने नहीं गया। और अपना हिमाचल में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, चल लौटेंगे और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। शिमला में समर फेस्टिवल का शुभारंभ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद समर फेस्टिवल में पहले सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। शिमला के संजौली में एक कमर्शियल बिल्डिंग में आज आग लग गई। हालांकि मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पाया। आग से कितना नुकसान हुआ, ये आग क्यों लगी, इसका पता लगाया जा रहा है। खबर नाहन से है, जहां की माजरा में प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला सामने आया। यहां एक शख्स की हत्या मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी के दोस्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या के इस मामले को चंद घंटों में ही सुलझा लिया। इस मामले में कॉल डिटेल्स में ये बात सामने आई कि मृतक की पत्नी और आरोपी व्यक्ति के बीच कई बार बातचीत हुई। उधर आरोपी ने भी वारदात को कबूल कर लिया। जगतपुर में एक मर्डर का केस हुआ, जिसमें जो मृतक है उसकी आयु 35 वर्ष, नाम शाहिद। ये थाने में ये सूचना टेलीफोन के माध्यम से मिली लगभग 9 बजे कि एक व्यक्ति की लाश टेक्नोमैक फैक्ट्री के पीछे जो पुराने खाली क्वार्टर्स खंडर है वहाँ पे झाड़ियों में पड़ी हुई है।
पुलिस टीम पहुंची इसमें। पुलिस टीम ने तुरंत मौके का पूरा चारों तरफ से उसकी को सुरक्षित किया, बॉडी को वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आगामी जांच इसमें शुरू करी। एडिशनल एसपी साहब सौंदत जी खुद उसमें तुरंत मौके पे पहुँचे, थाने की हमारी टीम भी पहुँची वहाँ पे, और इसमें जो स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई, साथ ही साथ वहाँ से जो बाकी एविडेंसेस थे वो भी उठाए गए, फ़ोन डिटेल CDR वगैरह उसका एनालाइज करके, और इस केस में पुलिस ने इसको क्रैक करने में सफलता प्राप्त की है। इसमें एक व्यक्ति जो कि उसी गांव का है, सलमान उर्फ फत्तू, उम्र 27 वर्ष, पुत्र गफूर खान, तो सलमान को इसमें गिरफ्तार किया गया है और केस का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मंडी के मलहड़ू गांव में 28 साल की तनुजा की आत्महत्या मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। इस मामले में परिजनों ने SP मंडी सौम्या सांबशिवन से मुलाकात की और हत्या का मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई। वो मतलब कि सुसाइड करने वाली नहीं है, मतलब उसको मारा गया। और मैं इस मतलब दो बातें और ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब उन तीनों को जो गाइडेंस करता था वो अभी बाहर है, चौथा बंदा, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे है। पुलिस उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। जब मैंने उसके शव को देखा तो उसमें बिल्कुल भी कोई वो नहीं थी कि उसने आत्महत्या खुद की है। उसको वो सारा मर्डर केस था, उसको मारा गया था, उसके कोई भी लक्षण उसके नहीं थे, उसने मतलब उसको मारा गया था। ना ही उसके पैर जमीन के साथ लगते थे, ना ही उसकी जीभ बाहर निकली थी, ना ही आंखें कोई खुली थी। मामला आत्महत्या का था, जहां पे 28 साल की एक महिला है जिसकी एक छोटी सी बच्ची है 1 साल की, उन्होंने आत्महत्या की थी। और ये जो डेलीगेशन है ये मायके और ससुराल दोनों की तरफ से आ गया था, और इसमें हमने कार्रवाई पहले दिन ही कर ली थी, जिसमें हमने उनकी मदर इन लॉ को और उनके हस्बैंड को हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई फॉरेंसिक साइंस की लैब से जिस तरह की रिपोर्ट्स आएंगी उस प्रकार से हम करेंगे, और हम ये इंश्योर करते हैं कि इनको न्याय मिले। औद्योगिक क्षेत्र मानपुरा में एक निजी उद्योग से स्क्रैप चोरी के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इसमें दिनांक 30/5/2023 को हमारे पास लोधी माजरा की एक कंपनी है प्रिंट एंड रैप, उसकी तरफ से एक शिकायत आई थी कि उनका जो है 2000 kg स्क्रैप जो कि एल्युमिनियम फॉइल स्क्रैप है वो चोरी होने का मामला था, जो जिसमें कि हमने मुकदमा दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन जारी करी। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने एक उनके ही एम्प्लॉई जो कि बतौर सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे तैनात था उसको अरेस्ट किया हुआ है। उसको आज जो है माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसका पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। करसौग के देहरी में हुए HRTC बस हादसे की जांच SDM करसौग करेंगे। DC बंटी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। शुरुआती जांच में ये साफ नहीं हो पा रहा कि हादसा किसी की लापरवाही से हुआ या फिर किसी तकनीकी खराबी के कारण। चालक ने स्टीयरिंग लॉक होने का कारण बताया। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जहां हादसा हुआ वहां सड़क किनारे पत्थर भी गिरे हुए थे। बता दें कि हादसे में बस खाई में गिर गई थी और इसमें 40 लोग घायल हुए हैं। ये बहुत ही दुखद हादसा है। जब ये हादसा हुआ तो मैं सुंदरनगर में था, मुझे फ़ोन आया तो बात हुई तो मैं उसमें यहाँ पहुँचा हूँ। ये है कि 3-4 पेशेंट्स को जो है शिमला के लिए रेफ़र कर दिया है, बाकी का चेकअप चल रहा है। और ड्राइवर का जो है एक सराहनीय कदम रहा, एक अच्छी उन्होंने पहल, अगर उन्होंने सूझबूझ के साथ नहीं चले होते तो एक बड़ा हादसा होता। और चलो भगवान की कृपा रही कि कोई दुखद हादसा नहीं हुआ, सभी जो हैं अभी सेफ हैं और सभी का उपचार चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नुकसान के मामले अब सामने आने लगे हैं और ताज़ा मामला जिला मुख्यालय सोलन के कोठू क्षेत्र का है, जहां पर 3 मंजिला मकान को जिला प्रशासन ने असुरक्षित घोषित कर दिया और मकान को खाली भी करवा लिया। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर हर स्थिति पर नजर रखे हुए है। 20 तारीख को अनफिट अनप्रवेशेबल मकान कर दिया गया था। प्रशासन ने, तहसीलदार साहब पटवारी जी आए थे। मैं इसमें से अब मेरे इंजीनियर ने मैंने किया था कि इसको देखना इसकी क्या स्थिति है। उन्होंने मेरे को कहा कि ये बिल्कुल बेटा ये मकान आप खाली कर दो। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ सबसे पहले तो इसका ये किया जाए कि किसी को कोई जान नुकसान ना हो। जो अगल बगल में है, नीचे मकान है, कौन जवाबदार होगा? अगर ये अभी तो गिरी नहीं है और गिरने के इसमें कि अभी गिर जाए, 1 घंटे में गिर जाए या 10 दिन ना गिरे, कोई भरोसा नहीं है जब इस स्थिति में पहुंच चुकी है बिल्डिंगें।
नगर परिषद कुल्लू की 12 बीघा भूमि पर मल्टी स्टोरी पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इस पर 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने कहा, सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर के प्रयासों से नगर परिषद कुल्लू बस स्टैंड के सामने ही 12 बीघा भूमि पार्किंग निर्माण के लिए चिन्हित की गई है। सबसे बड़ी बात आज हम खुशी होती है कि जो हमारा सीपीएस साहब ने एक मुद्दा उठाया था, जो पुराना काफ़ी अरसे से चला हुआ था, जो अपने ये सिनेमा हॉल के सामने पर अपना हनुमान मंदिर के नीचे ये जो हमारे नाम पर आज जो है वो ज़मीन हो गई है। तो इसमें जो हमारा 12 बीघा ज़मीन जो है इसमें जो है काफ़ी बड़ी पार्किंग बनेगी और साथ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जो भी है इसमें बनेगा। हम जो इसे पीपी मोड में देने के उसमें, क्योंकि ये 100 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने से कर्मचारियों को अब परिवार के पालन पोषण की चिंताएं सताने लगी हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो 4th क्वार्टर में उससे लेकर हमारे पास फंड्स नहीं आए हैं। हमने टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को इसमें लिखा है, फंड्स की डिमांड की है। इनकी पहले जो अप्रूवल थी वो 31 मार्च तक थी और उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दी है। अभी जो है 30 जून तक इनको एक्सटेंशन दी गई है। तो हमने रिवाइज जो लायबिलिटी बनती है, फाइनेंशियल जो बनता है, वो पूरा कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को भेजा हुआ है और टाइम टू टाइम अपडेट्स भी लेते रहते हैं। तो हमें ये अपडेट्स दिया जाता है कि अभी फाइल पुटअप है और इसमें फंड्स अभी गवर्नमेंट अलॉट करेगी। फरवरी के बाद से हमें सैलरी नहीं मिली है, 4 महीने कंप्लीट हो गए। हम रेगुलर आते हैं, काम भी कर रहे हैं सर, फिर भी हमारे को जो है सैलरी नहीं मिल रही है। हम यहाँ पे रूम रेंट लेके रहते हैं सर, हमें रूम रेंट भी पे करना होता है, बाकी भी बहुत खर्चे होते हैं सर, आपको पता ही है आजकल इतनी महंगाई है, कैसे पूरा करना सर। तो सर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि प्लीज़ हमने जितना काम किया एटलीस्ट हमें उसकी तो सैलरी मिलनी चाहिए ना। अभी टाइम पे रखा गया था तब हमें सैलरी मिल जाती थी, बेशक 2 महीने के बाद आती थी, पर यह था कि हमारा जो खर्चा था वो निकल जाता था। पर अब तो हमारा ऐसा टाइम आ गया है ना कि अब हमें खाने के लिए भी मतलब दूसरों से पैसे मांगने पड़ते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारा गुजारा नहीं चल पा रहा है, 4 महीने हो गए सैलरी नहीं आई है। अब कहाँ जाएं हम, किसके पास जाएं? हमारा ये तो क्लियर कर दो कि हमारी सैलरी आएगी या नहीं आएगी। तो अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।